Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी आपके मॉक टेस्ट करेंगे आप जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस और आपको आंसर भी देने होंगे। ठीक है, तो काफी लंबे समय से हम आपको सिखा रहे थे, तो अब आपके पास भी चांस है कि आप खुद प्रैक्टिस करो। तो जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को ही उठाया गया है, तो आप उसके आंसर्स देंगे। थोड़ा मैं आपको आइडिया दूंगा, लेकिन ज्यादा चांस है आपको ही आंसर देना है। आप ध्यान दे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आप इसको आंसर लेते रहना और पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालें और मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, जिसमें आपको उसके बाद आंसर देना होगा और फाइनली फिर मुझे आंसर बताना है आपको। ठीक है जी, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही है, तो जो आपके एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में वो ही आपके सामने है। एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जाम जो है उसके क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है आपके सामने कि आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान है उसमें से आपको फिल करना है। तो देखो क्या लिखा है, मोटरिस्ट कमिटिंग दिस इन्फ्रैक्शन आर डैश फाइंड। फाइन की बात की गई है, ठीक है, कि मोटरिस्ट जो है कमिटिंग करते हैं दिस इन्फ्रैक्शन आर फाइंड। अब आर फाइंड से पहले क्या हो सकता है, होली। होली का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है जी, पूरी तरह से। तो क्या इसका मतलब होली होगा? हार्डली बड़ी मुश्किल से होगा, स्लोली धीरे धीरे होगा, या फिर हेवीली भारी होगा? जो फाइन होता है वो कैसा होता है, पूरी तरह से, यानी जो फाइन है आर फाइन, तो वो होली होगा, हार्डली होगा, स्लोली होगा कि हेवीली होगा? तो फाइन जनरली कैसा होता है, हेवीली। तो इसका आंसर रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स डी। डी शुड बी द राइट आंसर। ये आंसर होना चाहिए कि इन्फ्रैक्शन आर हेवीली फाइंड, हेवीली फाइंड होना चाहिए, इस तरह से चलना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ट्राई करो और इस बार क्या लिखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का आपको इडियम पता होना चाहिए। देखो हमने जब इडियम और फ्रेज को पढ़ा था ना, तो आपको ये इडियम लिखा मिला है, तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है? अगर वो इडियम है तो उसका लिटरल मीनिंग नहीं होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ तो होना नहीं चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वेयर, अब फेयर का मतलब फेयर स्किन हो सकता है कि सबसे गलत तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें फेयर का मतलब फेयर लिखा हुआ है, ये लिटरल मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और इसमें देखो लिखा है गुड लुकिंग, तो फेयर को गुड लुकिंग भी बोलते हैं, तो लिटरल मीनिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो गया। ठीक है, और आगे लिखा है बीइंग वेग। बीइंग वेग, तो क्या बीइंग वेग हो सकता है? बिल्कुल, ये एक तो ये आंसर हो सकता है और एक ऑनेस्टली हो सकता है। तो अब यहां दोनों में टकराव होगा, इन दोनों में टकराव होगा, इनमें से आंसर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए फेयर एंड स्क्वेयर करेक्टर को बोलते हैं, किसी का साफ सुथरा करेक्टर हो। ठीक है, इसका मतलब तो क्या होता है, वेग का मतलब जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो आपको लिखना है ऑनेस्टली। आपका आंसर क्या होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वेयर का ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो रहता है, फेयर एंड स्क्वेयर करेक्टर बोलते ही हम लोग। तो इसका मतलब जो पर्सन कैसा होता है, ऑनेस्ट, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑनेस्टली। ठीक है ना, तो इस तरह से चलना है। तो दो ऑप्शन को रिमूव करने के बाद आपके दो बचे थे, उसमें से एक आंसर करना था। बीइंग अनक्लियर है इसका मीनिंग, बीइंग अनक्लियर। ठीक है, तो हमें तो चाहिए था फेयर एंड स्क्वेयर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक ग्रामर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब फिर से ट्राई करके देख लो। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से भी जानते हैं हम। कि आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं अक्रॉस द रिवर क्या किया करता था, मैं अक्रॉस द रिवर तैरा करता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, तब की बात चल रही है। देखो, तो स्विम कब की बात कर रहे हैं, जब मैं यंग था। तो यूज टू पास्ट की हैबिट को शो करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती। हाँ, लेकिन आपको ना नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं मिला हुआ है, आपको इंप्रूव करना ही है इसको। तो इंप्रूव करना है तो इसकी जगह पे क्या हो सकता है, विल हो सकता है क्या? नहीं ना, पास्ट में कभी विल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। वॉज हो सकता है, कुड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैन नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि दो ऑप्शन तो रिमूव हो गए ना, जो क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, व्हेन आई वाज,
तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि पास्ट की बात में प्रेजेंट का वर्ड यूज कर लो, वो गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखना है, इसलिए ए और डी तो हो नहीं सकता, अब इनमें टकराव है, या तो बी होगा या सी होगा। अब जरा देखो, यहां पे अगर वॉज स्विमिंग लिखता हूं कि आई वॉज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, या आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, वो अपनी एबिलिटी बता रहा था कि मैं इस शोर से स्टार्ट करता था, उस शोर पर पहुंच सकता था। तो ये एबिलिटी कि जब मैं क्या था, जवान था, तब मैं अक्रॉस द रिवर यानी इस पार से उस पार जा सकता था, अब नहीं जा सकता हूं। तो इसीलिए एबिलिटी शो करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। वो स्विमिंग का मतलब तो लगातार कर रहा था, लेकिन हमें एबिलिटी दिखानी है कि आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं अक्रॉस द रिवर जा सकता था, व्हेन आई वाज यंग यानी एक शोर से दूसरे शोर पर पहुंच सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। दो ऑप्शन हमेशा डिलीट हो जाएंगे, देखना, दो ऑप्शन को हटा सकते हो आप, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि पास्ट का सेंटेंस चाहिए था, तो विल और कैन तो हो ही नहीं सकता। आगे देखो नेक्स्ट। अब फिर से एक आपका सामने एक क्वेश्चन आया है कि आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। अब आपको कुछ अंडरलाइन पार्ट मिले हुए, क्योंकि ऑप्शन में लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर, क्या जिसमें ग्रामेटिकली एरर है, इन द अंडरलाइन पोर्शन, यानी सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन में ही ग्रामेटिकली एरर होगा, वो देखना है आपको। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में ड्यूरिंग द सीजन, चलो ठीक है जी। एक में लिखा है साइड दिस ट्रैक, ओके, और एक में आई हैव नेवर प्लेड। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना, तो आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं आई हैव नेवर लिखा है प्लेड, तो ही तो मैं एनी लिख रहा हूं, नेगेटिव में एनी यूज करते हो, एनी यूज करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एनी। और एक बात नोटिस करो कि सिर्फ इंप्रूव इस पार्ट को करना, और ये ठीक है तो इसका मतलब ऑफ इसमें भी लगा है, ये ठीक है तो ऑफ इसमें भी लगा है, तो ऑफ आना तो मैंडेटरी है। देखो तीनों में ऑफ लगा है, सिर्फ एक में ऑफ नहीं लगा हुआ, एक में ऑफ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जो गलत है ना वो क्या है, हमारा ये वाला पार्ट गलत है, ये इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी ऑफ नहीं, गेम ऑफ, डबल एफ, देखो सब में डबल एफ लगा हुआ है, तो इसमें सिंगल लगा हुआ था, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही पार्ट क्या है, आपको करना है ग्रामेटिकल एरर। तो एरर किसमें माना जाएगा, बी में एरर माना जाएगा, क्योंकि देखो सब में ऑफ लगा हुआ है, इसमें ऑफ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। अगर ये ऑफ की मिस्टेक ना होती तो इसका मतलब ये भी ठीक था, मतलब फिर ये भी गलत होना चाहिए था, ये भी गलत होना चाहिए था, ये भी गलत होना चाहिए था। इसमें ऑफ नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। कभी कभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां लॉजिक लगा ही नहीं जाता, कॉमन सेंस का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है जी। वी इसमें सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है, टू फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक में आपको फिल करना है। वी डिसाइडेड टू डैश, वी डिसाइडेड टू डैश, गिव अ विजिट, टेक अ विजिट, ब्रिंग इन अ विजिट, पे हिम अ विजिट, एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट, ठीक है। क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसके पास जाने का डिसाइड किया। तो अब क्या होता है, गिव अ विजिट, क्या हमने उसको विजिट देने की बात करी है, भाई हम किसी को मिस कर रहे हैं लगातार, ठीक है, हम किसी को मिस कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने उसको विजिट देने का काम किया है क्या, नहीं होगा आंसर, एप्रोप्रिएट नहीं लगता पढ़ने में। टेक अ विजिट, क्या हमने विजिट ली है, नहीं बनती बात, ठीक है। ब्रिंग, लाना होता है, ब्रिंग का मतलब लाना, तो लाना एक विजिट को लेके आओ, बिल्कुल नहीं। पे हिम अ विजिट, अब देखो पे का मतलब तो वैसे भुगतान करना होता है, पैसों को पे करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि पे समबडी अ विजिट का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, किसी से मुलाकात करना, ठीक है। ये एक इडियम्स की तरह यूज करते हैं हम इसको, एक फ्रेज की तरह यूज करते हो इडियम की तरह, कि पे समबडी अ विजिट, पे समबडी अ विजिट, इसका मतलब होता है किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना, किसी से मुलाकात करना। तो बनना भी यही चाहिए, वी डिसाइडेड टू पे समबडी अ विजिट, ठीक है, कि हम मिलने गए उसे, क्योंकि वी वर मिसिंग हिम अ लॉट, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, इस तरह से आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एप्रोप्रिएट बनता है पे हिम अ विजिट। आगे से याद रखना, पे हिम अ विजिट का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना, ठीक है, इस तरह से चलना है आपको। ओके ओके, आगे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मुझे लगता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप तुरंत सोल्व कर लोगे, बड़ी आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है।
इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो जरा ध्यान से कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इसमें यह बात ध्यान रखना कि इसमें टेंस का रूल होता है, तो टेंस को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो लतिका सेड टू हिम, यहां से रिपोर्टिंग वर्ब हमारी लिखी है, आई गोट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन, ठीक है ना। इस तरह से हमारा सेंटेंस, हमें हिंदी से मतलब नहीं, हमें ग्रामर के वर्ड से मतलब होता है, ज्यादातर ध्यान रखना और हमें समय बचाना है। देखो सेट टू का टोल्ड होगा, अफर्मेटिव है तो टोल्ड सब में लिखा हुआ है, यहां कोई मिस्टेक नहीं। दैट सब में लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं। 2 पॉइंट। अब हमें टेंस को चेक कर लो, तो अगर आपको याद हो ना तो गॉट हैज सेकंड फॉर्म, और हम सेकंड फॉर्म को मोर पास्ट में बदलते हैं, और मोर पास्ट का मतलब होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वही आंसर है। हैज गलत, इज गलत, हैज गलत, आंसर होगा सी। कितना आसानी से पकड़ा गया, ठीक है ना। वही कहता हूं मैं आपको, बेसिक अपने स्ट्रांग करो। देखो हमारा जो एग्जाम बनने वाला है ना, बेसिक पे बहुत मजबूत। आपका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, तो आपका कुछ कॉमन सेंस और कुछ बेसिक चीजें अगर आप मिला दोगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो कितनी आसानी से हमने गॉट को देखा, और गॉट के साथ हमने क्या लगा दिया यहां पे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वही आंसर बन गया। आगे पीछे क्या लिखा है हमें मतलब ही नहीं उस बात से, क्योंकि हमें आंसर मिल गया अपना, ठीक है। बाकी सब में हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब बाकी सब आंसर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यही आंसर हो सकता है। आगे पीछे क्या लिखा है हमें क्या मतलब उस बात से, ठीक है ना। ऐसे चलना है आपको। आगे देखो, और ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और चेंज ऑफ वॉइस, इसके 3 से 4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। मेंस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्री में भी आते हैं, ध्यान रखना। 2 तो आएंगे फिक्स है, ठीक है ना। 2 यानी अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 से 6 नंबर तो आपके फिक्स है कि उनमें से आना है, और वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो ये एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिला हुआ है आपको, बड़े ध्यान से आप बता सकते हो, देख के टाइम लेकर के। सबका मीनिंग अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन देखो अगर मैं इसको कॉमन सेंस से बनाऊं तो मैं कैसे बनाता हूं कि वन हु मीडिएटेड इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आप सोचो, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मीडिएट कराता है, मीडिएटर बनता है, ठीक है, वो पर्सन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे ना इन सब में से ना एक सबसे आसान वर्ड लिखा है, आपने नेगोशिएट किया होगा। नेगोशिएट करते हैं ना हम लोग डिस्काउंट वगैरह के लिए, नेगोशिएट करते हैं। तो नेगोशिएट कौन करता है, तो नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब क्या होगा, जो कि आपका किसी से डील कराएगा, आपको अच्छे दाम पर कुछ दिलाएगा। तो पूछा भी तो यही गया ना कि वन हु मीडिएटेड इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो उसका मतलब क्या है, नेगोशिएटर होगा। नेगोशिएट से बना है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर पर्सन होता है जो कि डील कराता है, मीडिएट करने का काम करता है, ठीक है ना। इस तरह से चल रहा है आपको। आगे देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम यूज करना है आपको, कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो एंटोनिम बनाना है हमें, ठीक है, तो आप समझना, आपको उल्टा अपोजिट मीनिंग देना है, सीधा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है एंटोनिम में। तो क्या लिखा है, एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है, जो महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ज्यादा, किसी काम को करने की बड़ी इच्छा होती है उसके अंदर। महत्वाकांक्षी हिंदी में बोलते हैं एम्बिशन, जिसके अंदर तीव्र इच्छा होती है। तो अब हमें बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम उल्टा बताना है। तो देखो जो इससे संबंधित वर्ड है, इंटेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं इंटेंट करते हैं तो इच्छा होती है, सेम मीनिंग हो गया। एंजाइटी है, एंजाइटी में भी इच्छा होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज पर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो उसमें भी इच्छा होती है। लेकिन लेजीनेस का कोई मतलब बन रहा है क्या, लेजीनेस और एम्बिशन का बिल्कुल कोई मैच नहीं है, उल्टा वर्ड बन गया। तो इसका मतलब है आंसर हमारा क्या होगा, डी। ये उसका उल्टा मीनिंग बन गया। सब मैच कर रहे हैं लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, यानी इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, ये हमारे पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। लेजीनेस का और एम्बिशन का कोई संबंध नहीं बनता, ये उसके उल्टा वर्ड बन गया, ठीक है ना। हमें कौन सा वर्ड बताना था, देखो एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है। सिनोनिम में सीधे वर्ड बताएंगे, सेम मीनिंग, या तो सेम एग्जैक्ट मीनिंग हो या उससे मिलता जुलता मीनिंग हो, ठीक है। आगे देखो, अब आगे आपके सामने देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आपका वर्ड लिखा है स्टेगनेंट। क्या लिखा हुआ है, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मीनिंग बताना है आपको। स्टेगनेंट 2 पार्ट में याद कर लो इसको, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट। अब स्टेगनेंट का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, वो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इसको पढ़ो ध्यान से और इसका सीधा मीनिंग बताया। देखो स्टेगनेंट का मतलब होता है जो एक पर्सन बहुत ही लेजी होता है, आलसी होता है। आलसी व्यक्ति को हम बोल देते हैं स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब जो लेजी है,
फुर्तीला नहीं है, एक जगह पे बैठा तो बैठा रह गया, काम करने में मन नहीं लगता उसका, तो ऐसे पर्सन को बोल देते हैं स्टेगनेंट। तो स्टेगनेंट एक ऐसा वर्ड हुआ जिसका मीनिंग है लेजी, पर हमें सिमिलर चाहिए, ध्यान रखना सेम मीनिंग चाहिए। तो आप सेंटेंस को पढ़ो और एक नए तरीके से आपसे पूछा गया इस बार, नए तरीके से, कि पहले एक सेंटेंस दिया गया है कि रीटा वॉज मोशनलेस। ठीक है, रीटा क्या थी? मोशनलेस थी। मोशनलेस का मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, ना हिल रही है ना डुल रही है, मोशनलेस हो चुकी है। ठीक है, मूवमेंट करना बंद कर दिया है। और आफ्टर नोइंग, कब? जानने के बाद, दैट हर ब्रदर हैड बिकम मेंटली अनस्टेबल, कि उसका ब्रदर जो है ना वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, स्थिर नहीं है, अस्थिर हो गया है। आफ्टर सीइंग द फेटल एक्सीडेंट, एक फेटल, एक घातक सा एक्सीडेंट देखने के बाद, ऑन ट्यूसडे नाइट। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब मैं इसमें से ना, राइटर ने क्या किया, कुछ वर्ड्स को नीचे ऑप्शन दे दिया, जैसे मोशनलेस हो गया, फिर फेटल हो गया, यहां से फेटल दे दिया है, अनस्टेबल दे दिया है, और एक आपको दे दिया एक्सीडेंट, ये वाला। तो अब इनमें से ही कोई इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, यानी एक नए तरीके से पूछा गया। देखो क्वेश्चन आपसे, जनरली क्या होता था, किसी वर्ड के 4 ऑप्शन मिलते हैं, चलो इसका बता दो, लेकिन इस बार सेंटेंस भी दिया गया आपको, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता दो कि अगर सेगमेंट का मतलब लेजी होता है, आलसी होता है, तो ये किससे मैच कर रहा है? क्या फेटल को लेजी बोलोगे, अनस्टेबल को बोलोगे, एक्सीडेंट को बोलोगे, कि मोशनलेस को? अरे मोशनलेस का मतलब भी तो वही हुआ ना, जो मोशन ही नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, एक जगह पे बैठा तो बैठा रह गया, काम करना बंद कर दिया, तो ये लेजीनेस का ही साइन है। इसका मतलब हो गया मोशनलेस। इसका आंसर होना चाहिए मोशनलेस, ये है आंसर इसका। ठीक है जी, ऐसे चलना है आपको। ओके, आगे देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, तो अंडरलाइन ये एक्स्ट्रा और रखा है, बाय मिस्टेक हुआ, यहां तक है ये। ठीक है, यहां तक है, यहां तक। तो इस पार्ट को आपको बताना है, अगर आप इंप्रूव कर सकते हो तो। ठीक है, आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं तो इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का तो ऑप्शन मिला ही नहीं। अगर लिखा होता नो इंप्रूवमेंट तो हो सकता था हम इसको सही मान लेते, लेकिन इंप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, तो आपने जब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा होगा ना, तो हम यस्टरडे को चेंज करते थे द प्रीवियस डे में। ठीक है, और द लास्ट डे में द लगाना जरूरी होता है। द, तो देखो इसमें द लास्ट, बिफोर लास्ट, लास्ट लिखा है ना, तो एक तरह से द जहां नहीं लिखा है वो तो आंसर हो नहीं सकता। तो बिफोर द लास्ट नहीं लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहां पे भी देखो लिखा हुआ है लास्ट, द लास्ट नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। यानी आंसर ए और सी में से होना चाहिए, दोनों में द लगा हुआ है। अब सोचो जरा कि लास्ट बिफोर ईयर शर्ली गोट वेरी गुड ग्रेड्स। ठीक है, कि शर्ली एक गर्ल, उसको अच्छे ग्रेड्स मिले, कब मिले? लास्ट बिफोर ईयर। ठीक है, लास्ट बिफोर ईयर मतलब उससे भी पहले, तो उससे भी पहले यानी 1 साल से भी पहले। तो यहां पे देखो द लास्ट ईयर बिफोर होगा या द ईयर बिफोर लास्ट, यानी जो लास्ट वाला ईयर था ना उससे भी पहले। ठीक है, उससे भी पहले, तो इसका मतलब यहां पे आंसर होना चाहिए सी। यानी ये नहीं कि ईयर बिफोर नहीं होता, बिफोर ईयर होगा, तो आपको बिफोर लास्ट लगाना चाहिए, तो आंसर होगा द ईयर बिफोर लास्ट, लास्ट से पहले वाला ईयर। ठीक है, इस तरह से चलना है आपको। आगे देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फिर से देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछा है इस बार आपसे। गिवन द सेंटेंस द न्यू ऑनर्स हायर अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें पैसिव में वर्ब की फॉर्म को पहचानना होता है। ऑनर्स हायर्ड किया हुआ है, हायर्ड कौन सी फॉर्म है बताओ जरा? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का चेंज ऑफ वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाते थे जब हम, तो हमें चाहिए होता था सेकंड फॉर्म में पास्ट का वर्ड, वो होता था वॉज वर। और ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि जब आप पैसिव बनाओ और बिना थर्ड फॉर्म के बना दो, तो ये आंसर जहां मिल जाए वही आंसर होगा। पहले यही चेक कर लो, बाकी बातें देखो, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लाते हैं, जो बेसिक में सिखाया भी गया था आपको। उसकी जरूरत पड़ेगी तब यूज करोगे ना, क्या पता जरूरत ही ना पड़े उसकी, आपके रूल से ही बन जाए। टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे हम लोग, हमें टाइम भी बचाना है। तो आप यहां हायर्ड में वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म देखो कहां लिखा है। स्टार्ट किससे करोगे? अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं तो प्लूरल में वर आएगा। वर प्लस थर्ड फॉर्म जहां लिखा है वही आंसर है। यहां लिखा है वर प्लस थर्ड फॉर्म, देखो यहां आर बीइंग हो गया, गलत है। आर हायर्ड हो गया, गलत है। यहां हैड बीन लगा दिया, गलत है। आंसर ए होगा आंसर। हमने पहले ही देख लिया था, वर प्लस थर्ड फॉर्म, वर प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे देखते हैं।
यही क्वालिटी होती है रूल पता हो तो। रूल पता होना तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई इंग्लिश में पढ़ें क्या। अरे मेरी बात सुनो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कभी भी इंग्लिश के। इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता नहीं है कि मैं आपको बोलूं टेंस पढ़ लो तो उसमें से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी इंग्लिश ओवरऑल इंप्रूव करनी होती है। बेसिक से लेके एडवांस में जितने टॉपिक है वो सारे कवर करते हैं जब हम, तो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है कि हम कुछ ऑप्शंस को हटा सकते हैं, उसको रिमूव करके आंसर बना सकते हैं। इस मेथड से चलना चाहिए। और कभी कभी हमें सीधे दिख जाता है, जैसे रूल आपको डिक्टो रूल दिख जाएगा जो सिखाया जाता है, तो सेकंड फॉर्म का रूल वॉल्सवर होता है, तो वॉल्सवर एक ही ऑप्शन में ना, तो पूरा सेंटेंस पढ़े क्यों हम। जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस पढ़ना है, यह ध्यान रखना। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत बहुत कम होती है, यह ध्यान रखना। अगर 25 क्वेश्चन फेस करोगे तो 20 में से पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम लोग। आप आराम से कुछ चीजों से बड़े आराम से आंसर बन जाता है। देखो जरा, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर किसमें नहीं है वो देखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको देखना, अब देखो कौन कौन से वर्ड्स को स्पेलिंग, अभी देखो इसमें बताया नहीं है कि कौन सी स्पेलिंग है, तो इसमें हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर ना कहां स्पेलिंग बदल रही है चारों ऑप्शन में। तो देखो ये सेम स्पेलिंग्स लिखी है, बस जो बदल रहा है वो कौन बदल रहा है। देखो इसमें यहां पे सेकंड वर्ड बदल रहा है, ये वाला, ये वर्ड हमारा लगातार बदलता चल जा रहा है। तो इसमें से हमें क्या बताना है, हमें गलत स्पेलिंग नहीं बतानी है, ध्यान रखना। ये ध्यान से पढ़ा करो। कभी कभी हम जल्दी में पढ़ते हैं कि स्पेलिंग गलत पूछ रहे हैं कि सही पूछ रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि कंटेन नो स्पेलिंग एरर, इसका मतलब वो बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, जो सही है वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो सही वाले को बताएंगे। अब सही वाले में ना देखो, अब यहां पे RAU लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है COUS। तो आप देखो इसमें ना आप लिखा है रोसस। रोसस का कुछ सेंस बन रहा है सभी के अंदर। एक थोड़ा सा आइडिया ले तो क्या लिखा हुआ है, रोसस, क्योंकि ना एग्जैक्टली पढ़ना डिफिकल्ट क्यों जाता है हमारे लिए, नया वर्ड है और हम क्या पता है कि ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सबके लिए अननोन होती है स्पेलिंग। तो इसका कुछ सेंस जो प्रोनाउंसिएशन बन रहा है वो रोसस बन रहा है। अब रोसस का मतलब क्या, देखो अगर कभी भी हम इसको पढ़े रोसस को, देखो ओ का साउंड पढ़ रहे हो आप, लेकिन एक बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग ना जो ओ का साउंड होता है वो होता है AU। ओ का साउंड क्या होता है, AU। तो आर के बाद जहां AU लिखा है ना वही आंसर बन सकता है। यानी ये स्पेलिंग वाइज पढ़ने में कुछ लेवल पे अच्छा लगता है, बाकी तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना, AO नहीं होगा, यानी ये स्पेलिंग तो गलत है। रोसस में O का साउंड आ रहा है AU। जैसे टॉट लिखते हो आप, टॉट में O का साउंड होता है तभी तो आप AU लिखते होगे, TAUGST लिखते होगे आप। टॉट O का साउंड AU होता है, तो यहां पे सही है। इसको पढ़ते हैं AU, ये भी पढ़ने में सही लगता है और ये भी पढ़ने में, तो एक ऑप्शन हटा दिया हमने, यानी ये नहीं होगा, एक बात कंफर्म हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। अब लिखा है रोसस, रोसस का सेंटर, तो सस का मतलब क्या हुआ, COUS। सी ज्यादातर में देखा होगा ना पीछे OUS लिखा होता है, ठीक है, पीछे क्या लिखा होता है OUS। तो सी का तो आना ही है, लेकिन साउंड बन रहा है सस का। तो अब देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, जो हमने ठीक माना था, यहां पे लिखा है देखो O, पहले O आया हुआ है, फिर U आया, फिर O आया, फिर ऐसा आया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। अच्छा रोसस में US भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पे AU भी आ गया, COUS भी आ गया, इसका मतलब यही आंसर सही है, यही स्पेलिंग सही है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हर्ड रोसस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। एक तरह से ऐसी आवाज जो बड़ी अजीब लगे, ठीक है, एक फटी हुई आवाज को बोल सकते हैं, एक कर्कश आवाज को बोल सकते हैं। तो आई हर्ड रोसस लाफ्टर, यानी एक तेज हार्श नॉइस जिसको जो फटी हुई आवाज सुनाई दी फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, इस तरह से इसको मानेंगे। तो यानी देखो ग्रामेटिकली भी हेल्प मिलती है कि आपको कुछ वर्ड की एंडिंग क्या OUS से करनी होती है, स्टार्टिंग AU से करनी होती है, तो उससे हेल्प मिलती है हमें। ये आंसर होगा हमारा। आगे देखो नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेट्स में बताना है वर्ड इन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में फिल करना है आपको। तो देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वाइड बिटवीन अरुण। अब इसका रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, इसका रिप्लेसमेंट सोचो क्या करोगे आप, ठीक है। तो जनरेशन क्या होता है, जनरेशन में क्या लिखोगे, ट्रेडिशन होता है, गैप होता है, मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो अब देखो देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वाइड बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो
एज के हिसाब से उनमें जनरेशन गैप हो सकता है, तो आंसर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, गैप हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। जनरेशन गैप होता ही है जब हम एक तो पूरा मॉडर्न है, एक बहुत ही ओल्ड एज है, तो उसमें डेफिनेटली एक जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ना? आगे देखो, अब आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर से सिनोनिम आ गया, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, जो गिवन सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन है, आपको बताना है। तो इसमें आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अंडरलाइन करना, तो ये वर्ड अंडरलाइन रहेगा। द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग, द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग को किस में बदलोगे आप? द डिलाइट्स ऑफ स्मोकिंग, द बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग, ह्यूमिलिएशन ऑफ स्मोकिंग, द हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के नुकसान, उसके खतरे, तो देखो लिखा ना द पेरिल्स, तो पेरिल्स का मतलब खतरा, डेंजर, और स्मोकिंग तंबाकू कैन नेवर बी इग्नोर्ड, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके खतरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो खतरे की सेंस में क्या डिलाइट वर्ड यूज करोगे आप, क्या बेनिफिट यूज करोगे, ह्यूमिलिएशन यूज करोगे? अरे भाई हजार उसके क्या होते हैं? हैजर्ड्स होते हैं, हैजर्ड्स। तो हैजर्ड्स यूज करना है, द हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग तंबाकू कैन नेवर बी इग्नोर्ड, तो इसकी जगह पे हैजर्ड होगा, डेंजरस, डेंजर, खतरा, ठीक है। इस तरह से आगे देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस पार्ट को इंप्रूव करके दिखाइए, ये पूरा पार्ट यहां तक इंप्रूव करना है। और आप जानते हैं ये टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने से पता चल गया होगा यहां पे टेंस के कुछ ऑप्शंस मिले, तो ग्रामर आपकी अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, आप बड़े आराम से आंसर बना सकते हो। तो देखो ना यहां पे लिखा हुआ है फॉर द पास्ट टेंस, इससे पता चलता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना चाहिए, और यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये नहीं बनता, ये भी नहीं है। अब ये दोनों बच गए आपके पास, हैड बीन वर्किंग और यहां पे लिखा है हैव बीन वर्किंग हियर, तो दोनों में से कोई एक होगा आप आंसर। आई एम, अब देखो एम अगर हटाओगे तो प्रेजेंट का इंडिकेशन होना चाहिए, और प्रेजेंट का इंडिकेशन है तो आपको ए लगाना चाहिए, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट आप ध्यान देना कि अगर आपको कभी ऐसा ऑप्शन आता है तो प्रेजेंट को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर होगा हैव बीन वर्किंग हियर। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। सीइंग माई मेसी रूम, माई मदर टोट मी, कि मेरी माता जी ने मुझे सिखाया मेरा बिखरा हुआ रूम देख करके, टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। नाउ माई रूम इज डैश, कि मेरी माता जी ने मुझे बोला कि अपना जो सारा रूम का सामान है अच्छे से मैनेज कर लो। और फिर अब नाउ माई रूम इज, अब हम देखें तो सेंस के अकॉर्डिंग यही बोलना चाह रहा है कि मेरा रूम अब क्लीन है। अब उस क्लीन के रिस्पेक्ट में कुछ वर्ड्स मिले आपको कि क्या हो सकता है, ऑन डिमांड हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई। ऑफ नो अवेल, लाभ की कोई बात नहीं हो रही है यहां पे, ठीक है। हाई एंड ड्राई नहीं होगा। आप देखो स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड, नाउ माई रूम इज नीट एंड क्लीन, यानी स्पिक एंड स्पैन का एक ये इडियम है स्पिक एंड स्पैन, जिसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन, तो इसका आंसर होगा स्पिक एंड स्पैन, ठीक है। इस तरह से तो देखो आपके 16 क्वेश्चन हो गया है, और समय लग रहा है, देखो आपका काफी समय लग रहा है, ध्यान से। अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको बताऊं, और आप फटाफट से आप अपने आंसर्स करते रहें, ठीक है। मैं आंसर्स ज्यादा बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं ऊपर का ना पढ़ के सीधे नीचे से बता देता हूं आपको कि क्या है आपका। कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, और आपको पता है अगर पार्ट्स में डिवाइड हो तो हमें बताना क्या होता है, एरर कहां है। लेकिन इसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं मिला आपको, है ना। तो नो एरर का मतलब एरर तो कंफर्म है इसके अंदर, पर बताना है कहां एरर है। यानी अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया बहुत ज्यादा, पहले नो एरर वाला भी क्वेश्चन होता था ना, अब उसने क्या किया, नो एरर वाला हटा दिया ऑप्शन। अब बताना है कि एरर कहां है, यानी अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं। देयर इज अ होल वर्ल्ड, यहां कोई मिस्टेक नहीं लगती कि चलो होल वर्ल्ड है, एक होल वर्ल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आउट देयर दैट, इसमें भी देख के कोई मिस्टेक लगती नहीं है, आउट देयर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा। इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, नेक्ड आई मतलब नंगी आंखें, ठीक है, खुली हुई आंखें। और यहां पे द नेक्ड आई में प्रॉब्लम है, बिल्कुल हो सकता है, आई को हम नेक्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इनविजिबल फ्रॉम सॉरी, इनविजिबल फ्रॉम में भी एक एरर हो सकता है, ये सोचते हैं, अभी आगे देखते हैं। पहले देयर इज अ होल वर्ल्ड, एक संसार है, एक पूरा संसार है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक संसार है तो और आ सकता है, और व में ए आया हो तो कोई पर नहीं, यानी सही ये भी लगता है, सही ये भी लगता है, इसमें डाउट है मुझे। आउट देयर देयर, इसमें तो कोई खास दूर दूर तक कोई मिस्टेक नहीं है। देखो कभी कभी ऐसे भी निकाल सकते हैं आंसर, आंसर बन गया हमारा, यानी हमारा एरर होगा इसमें ही होगा, ज्यादा चांस है। अब इसमें एरर है, क्यों एरर? क्योंकि आप देखो ना बाकी में एरर दिख नहीं रहा है हमें। अगर हमें एरर नहीं दिख रहा है तो इसका देखो अपने पर विश्वास करो, अगर एरर नहीं दिख रहा है तो नहीं है। अब जब भी कभी प्रेपोजिशन लगी हो ना क्वेश्चन में, तो ज्यादा चांस होते हैं कि प्रेपोजिशन का एरर होगा, ठीक है ना। अब हम फ्रॉम का यूज तब करते हैं ना जब हम किसी चीज को किसी ओरिजिन से लेते हैं। जैसे हम मैं बोलूं आई एम फ्रॉम पानीपत, तो मैं पानीपत से हूं तो मेरा ओरिजिन पानीपत है, तो यहां पे ऐसा कोई सेंस बनता नहीं, यानी ये प्रेपोजिशनल मिस्टेक होगा। इनविजिबल फ्रॉम नहीं, और फ्रॉम और टू को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है, टू की जगह फ्रॉम, फ्रॉम की जगह टू, तो इसका मतलब होना चाहिए इज इनविजिबल टू होना चाहिए, यहां पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए। यहां पे यही एरर है, इसका यही एरर माना जाएगा। एरर तो है कंफर्म एरर, और इन तीनों में है नहीं एरर, ठीक है, और प्रेपोजिशनल का ही एरर होगा, इनविजिबल टू होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं फिर से पैसिव क्वेश्चन। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन के क्वेश्चन होते हैं या चेंज ऑफ वॉइस के एग्जाम में आते हैं, और वो आपको मुझे लगता है अगर आपने बेसिक क्लासें पढ़ी है ना तो बड़ा आसान नंबर होते हैं, उसको आप छोड़ नहीं दे सकते, इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि प्री में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम, आपको क्वेश्चंस के बारे में सिखाया गया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व, क्वेश्चन का क्वेश्चन बनना चाहिए पहले तो, और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब बदल नहीं सकते हम। अरे एक छोटी सी बात आपको पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब बदल नहीं सकते हम, तो ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या इज हो सकता है हेड की जगह? नहीं। क्या है हो सकता है? नहीं। क्या वॉज हो सकता है? नहीं। अरे सोचना क्या लिखा है, बस बन गया सेंटेंस, कितना आसानी से बन गया। और एग्जाम का क्वेश्चन देखो, जो मैं बोलता रहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब मत बदला करो, तो देखो ना कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया हमारा। कहां इसमें दम था क्वेश्चन के अंदर? एग्जाम में तो आसानी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। हमें एक मेंटली हमारा माइंड में ये मेकअप हो जाता है कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं है, आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इवन हम क्लासेस में थोड़ा कई बार कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि प्री और मेंस दोनों को पढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए भाई प्री के क्वेश्चन तो आसानी आते हैं, या ध्यान रखना ज्यादातर रूल्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं और कुछ कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस को देखते भी आंसर बन जाता है। जैसे देखेंगे कुछ वर्ड्स अब हमारे सामने, अब देखो जैसे ये लिखा है, अब ये आप एग्जाम देखा होगा कि ये सेंटेंस हम लिखा है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस out of 4 option given select the most logical order of the sentence, ठीक है। यानी हमें क्या इससे पता चलता है कि हमें सेंटेंसेस गिवन है और हमें इसको एक ऑर्डर में एक छोटा सा पैसेज बनाना है, जिसको हम पैराजंबल बोलते थे, याद है ना, पैराजंबल, PQRS बोलते थे, जंबल सेंटेंसेस बोलते थे, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना, तो वही है। बस इसमें और मैंने अलग अलग नहीं, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो मैंने यहाँ पे रेड डार्क कर दिया है कि यहाँ फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, P पहला हो गया, फिर Q है, फिर R है, फिर ऐसा हमें इसका ऑर्डर सेट करना है, ठीक है, हमें इसका ऑर्डर सेट करना है। ऑर्डर क्या होगा वो खुद बताएंगे, नीचे लिखा हुआ है RSPQ, QPRS, ये सब हो सकते हैं। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूं जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि इसमें ना बाद का स्टेप होता है लाइन को पढ़ना। लाइन को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले अपने ऑप्शंस को जरूर देखेंगे बाद। क्यों देखेंगे ऑप्शंस को? आप देखो एक में R है, एक में Q है, एक में S है, एक में P है, यानी यहां से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। कभी कभी देखना कि जब 4 ऑप्शन होते हैं ना तो R रिपीट होगा, तो इससे पता चलता है कि जो छूट गया वो उससे तो सेंटेंस शुरू ही नहीं करना हमें। इससे पता चलता है राइटर ने ये अच्छा क्वेश्चन बनाया हमारे लिए कि आप चारों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन खुद को सोचना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे सोचो अगर Q नहीं होता, इस Q की जगह पे R दोबारा होता तो हम Q से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, है ना, ये चीज ध्यान है। तो यहां से तो हेल्प नहीं मिली। अब मैंने बोला है हमेशा कि पहले हिंदी नहीं बनाओ, पहले आप ग्रामर के वर्ड्स देखो, नाउन, प्रोनाउन, कंडीशनल, आपका कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ए एंड द, इनसे हेल्प मिलती है, इनसे भी हेल्प मिलती है। तो इससे क्या होता है कि हमें हो सकता है पूरा सेंटेंस आराम से बनाया जाए, कोई दिक्कत ही ना आए आपको। जरा देख लो अब कैसे बनाएंगे, देखो जरा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे एक सेंटेंस की शुरुआत जनरली नाउन से ही करनी होती है। अगर नाउन लिखा है सेंटेंस में, मान लो चारों में प्रोनाउन लिखा है, फिर तो आप सोचो वो सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर नाउन लिखा मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। देखो इन टोक्यो दे, इन टोक्यो दे, एक तो लाइन ये मिली हमें पी वाली, पहला दूसरा वर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। दीज
इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दीज से पता चलता है कि पहले किसी और के बारे में बताया, तो ये तो पहला कभी नहीं हो सकता भाई, ये पहली लाइन नहीं बनेगी आप, ये कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद आर, टोक्यो 2020 वॉज, देखो टोक्यो के बाद बोला गया है, उसमें बोला टोक्यो में, पहले टोक्यो बोलोगे तभी तो टोक्यो में बोलोगे, तो इसका मतलब आर हमारी पहली लाइन बन सकती है। ऐसे ही चेक करना, पूरा नहीं बनना सेंटेंस पहले। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज थैंक्स, ओ माई गॉड, इट आ गया। इट ये देखो प्रोनाउन है, नाउन है क्या इट? आप समझते हो अगर आपने ग्रामर पढ़ी है कि अगर प्रोनाउन आता है तो पहले नाउन जरूर आएगा, नाउन के बाद ही तो उसका प्रोनाउन आएगा ना। और क्या टोक्यो के लिए इट नहीं आ सकता था? आ सकता था। तो ज्यादा देखो, इससे सेंटेंस शुरू करेंगे नहीं इन टोक्यो, क्योंकि डे लिखा हुआ है। डे की कौन सी बात है बताओ? अभी तक कोई बात नहीं है, इससे शुरू नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इस डे से पता चलता है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज से स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते आप। फिर टोक्यो से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ नाउन से ही स्टार्ट करना चाहिए, और इट से नहीं कर। तो पहली लाइन तो मुझे मिल गई है आर। तो अब देखूंगा मैं आर कहां लिखा हुआ है, आर एक में लिखा है, ये आंसर बन गया। क्यों पढ़ रहे हो पूरा क्वेश्चन मेरे को बताओ, एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है ये। जब हम क्लासेस में ये बताते हैं तो बच्चे लिखते नहीं सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। अरे भाई एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो राइटर, अगर मान लो 4 रूल है मेरे पास, तो जरूरी थोड़ी ना है कि राइटर आपसे 4 रूल पूछेगा। कभी कभी वो आसान क्वेश्चन देता है तो बच्चों को लगता है नहीं डिफिकल्ट, इतना बड़ा का बड़ा ये कहां से हम सोल्व कर लेंगे इतना बड़ा। लेकिन आप में सोचो इसमें दम था क्या? अरे टोक्यो से स्टार्ट करोगे ना। और आप समझो, अगर फिर से चेक करना चाहते हो, देखो तो टोक्यो के लिए दीज बोलोगे क्या आप? एक टोक्यो है, इन टोक्यो डे लिखा है, तो डे कहां आ गया? इट, इसके लिए इट लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा। और देखो आर के बाद एस लिखा है, इसका मतलब यही आंसर है। कहां मैं पढ़ूं पूरा इसको? मुझे क्या जरूरत है पूरा पढ़? हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, राइटर का तरीका है, कभी कभी आसान क्वेश्चन देता है, कभी कभी आपसे एक और पेयर बनवाएगा, फिर कभी कभी तीसरा पेयर बनाएगा, और कभी कभी पूरा ही कंफ्यूज कर देगा। लेकिन हमें तो पहले बेसिक तरीके मानने चाहिए। 5 में से 3 क्वेश्चन बता रहा हूं हमेशा आसान होते हैं, 1-2 में दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले हमें आसान करने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आंसर बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब फिर से देखो लिखा हुआ है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है इसके अंदर? ठीक है, आपको अब करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना, ये जरूर पढ़ना है। कभी हमें लगता है हमेशा गलत, नहीं, कभी करेक्ट कभी इनकरेक्ट, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो अब बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने के लिए आप ध्यान रखो कि क्या होगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आप खुद बता दें आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें देखो लिखा क्या है, इसमें लिखा है आकर। आकर की स्पेलिंग क्या होती है? देखो आकर की स्पेलिंग होती है OCCURR, ऑकर। ऑकर में फिर ई लगाते हैं, ये ऑकर से ही बन रहा है वर्ड, देखो ऑकर से बन रहा है ना। और अगर आपने नाउन की बेसिक क्लास पढ़ी हो तो आपने ना सफिक्स सीखे होंगे कि ऑकर से ऑकरेंस बन सकता है, ANC ENC लगाते हैं ना, तो ई लगा हुआ है, तो हम देखो हमारे पास सफिक्स होता है ANCE और ENCE, ठीक है ना, दोनों होते हैं। लेकिन ई लिखा तो हुआ है ना, तो बस NCE तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये देखो कहां लिखा हुआ है स्पेलिंग में, कहां लिखा हुआ है इसमें? ENC ए में लिखा है, तो यही आंसर होगा, यही स्पेलिंग सही लिखी है, बाकी सब गलत है। ए कर नहीं सकते एक ही जगह पे, ठीक है। और इसमें देखेंगे फिर से ए लिखा हुआ है और लास्ट में सी। एंस सही है हमें तो। नाउन की इंपॉर्टेंस समझो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इंपॉर्टेंस समझो, सफिक्स की इंपॉर्टेंस समझो, वर्ड्स को बनाने के तरीके आने चाहिए, तो उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। आपकी क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं ये कॉम्प्रिहेंशन आप खुद बना ले। मैं आंसर बताता हूं, जो आपको नहीं समझ में आएगा मेरे से बाद में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, क्योंकि ब्लैंक्स है बीच बीच में, तो ब्लैंक्स मैंने आपको क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का तरीका मुझे बताया था, आप उसका यूज करना। मैं आंसर बता देता हूं आपको कि क्या क्या होंगे। इसको पॉज करके आराम से इसके आंसर बनाना आप, और मैं इसके आंसर देखो। पहले का जो आंसर होगा वो मुझे लगता है कि यहां पे लिखा है हैज, और ये ग्रामर हेल्प कर रही है कि ग्रामर कहती है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे बिकम्स नहीं हो सकता, बिकेम नहीं हो सकता, बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, तो ये आंसर होगा। बिकमिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि हैज के साथ हमेशा आता है, आप समझते थर्ड फॉर्म।
तो यहां ग्रामर ने हेल्प किया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन का आंसर जो बनेगा वो देखो ध्यान से, अगर आप पूरी क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे ना, तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन में टू लिखा हुआ है, तो एक प्रेपोजिशन पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशन में प्रोन टू होता है, प्रोन टू, तो इसका आंसर प्रोन बन जाएगा, प्रोन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से आपको थर्ड क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो इसका बनेगा इंटरवेंशन, इसका आंसर क्या बनेगा, इंटरवेंशन। तो आप बाद में देख लेना किस तरह से जचाना है इंटरवेंशन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो, इसमें फोर्थ वाले में द लिखा हुआ है, द के साथ आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते होंगे, तो यहां पे मोर है, नहीं हो सकता है, यहां मोस्ट है, यहां मोस्ट है, और यहां मोर है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट क्रूशियल होगा, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको लगेगा क्रूशियल सिचुएशन की बात हो रही है, मोस्ट। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, और इनके ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को, कि आप स्नीक की बात कर रहे हो, एम्बिग्यूटी की बात कर रहे हो, वंडरलस्ट की बात कर रहे हो, पर्पस की बात कर रहे हो, इनको ध्यान से पढ़ना और आप फिर बताना कि आपका आंसर क्या बन सकता है। तो आप इसका आंसर भी देखोगे ए निकलेगा। ठीक है, एम्बिग्यूटी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एम्बिग्यूटी, अनसर्टन, अनिश्चित जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपके आंसर्स हैं, देख लेना इसके आंसर। ठीक है, तो आज इतना करते हैं। आज आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो आज थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि 40-45 मिनट में हमें आपको समझा देना है सारा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट, पर तैयार रहो इस चीज़ के लिए, आप तैयार रहो। आप देखो कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है और कितने आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, साथ साथ आप लिखा करो। लिखने से आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा आने वाले समय के लिए। आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर शेयर कर सकते हो जितने आपके बन रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से पेपर आता है, और ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, तो आज इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।